Hello everyone, welcome to an academy platform and happy Republic Day too. So today we will going to learn something about Turkey. Okay, टर्की जो है अभी एक नया रीजनल पावर बन के सामने आ रहा है. ओके, एंड व्हाट इज रीजनल पावर ये भी देखना ज़रूरी होगा. तो क्या होता है रीजनल पावर, टर्की क्या है, ठीक है, टर्की क्या एक कंट्री है, कहाँ पे लगती है, किसकी बॉर्डर किससे शेयर होती है, एंड वाई टर्की वांट्स टू बिकम रीजनल पावर. ओके, टर्की को क्यों इतना पावर एग्रेवेशन है, वाई देयर इज ए रिलेशन डिफरेंसेस जो हो रहे हैं वहाँ पे वो क्यों हो रहे हैं, कॉकस रीजन क्या होता है. ठीक है, तो ये जो है हमारा कॉकस रीजन है या फिर हम कहेंगे मेडिटेरेनियन जो सी है. ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी के यहाँ पे भी जो भी इश्यूज चलते हैं वो सब भी हमें देखना पड़ेंगे. कॉकस रीजन क्या है, टर्की का सीरिया के साथ क्या इशू चल रहा है, तो एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. और ये जो पूरा वीडियो है ये वीडियो 20 से 25 मिनट्स का ज़रूर होगा, बट इसमें आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैं हमेशा आपके लिए बोलता हूँ कि यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डेवलप को रिलेशन. ठीक है, जब तक आप लोग को रिलेशन डेवलप नहीं करोगे, आप अगर देशों को जोड़ोगे नहीं कि देश एक दूसरे के साथ क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. आप देखिए टर्की भी एक मुस्लिम देश है, ठीक है, और आप बाकी के देश भी देखेंगे वो भी मुस्लिम देश होंगे, मगर देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगा. तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होता है, वाई टर्की वांट्स टू बिकम रीजनल पावर, so we will going to cover this. ठीक है, so before this I would like to introduce an academy platform. An academy is India's largest education platform providing education to lakhs of students. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. About me, my name is Tarkesh Jain. I am teaching you PSIR plus current affair. ओके मैं दोनों सेक्शंस लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा ये अपना अचीवमेंट है, मेरे क्वालिफिकेशंस हैं. फ्रॉम हियर यू कैन टेक आउट द पीडीएफ. जो मेरा पीडीएफ होता है तो तारकेश्वर जैन PSIR से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं. 100+ एजुकेटर आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस मिलता है, एंड प्लस एंड आइकॉनिक 2 प्लान है यहाँ पे. जो प्लस प्लान है वो 1 मंथ से लेकर 36 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो चाहे प्लस है, आइकॉनिक है, या फिर अपना ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन खरीदने का प्लान होगा, तो आप लोगों को अप्लाई करना है यहाँ पे कोड 10% डिस्काउंट के लिए. तो जब आप अप्लाई करेंगे इस कोड को, जब आप परचेस करने जाते हैं तो आप लोगों को कोड अप्लाई करना है, एंड कोड इज़ TJLIV. इसके अलावा आप 10% डिस्काउंट अपील कर सकते हैं. यही आप आइकॉनिक में कर सकते हैं. आइकॉनिक की खूबी क्या है कि आपको जैसे प्लस में वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ऑप्शनल प्लान में अपने लिए 27,500 का है 1 ईयर का, और ये आपके लिए 24,750 का मिलता है. अनअकैडमी कॉम्बैट इज गोइंग ऑन. 31 जनवरी से कॉम्बैट शुरू होगा, और अभी कॉम्बैट चल ही रहा है. हर अल्टरनेटिव संडेज में कॉम्बैट होता है. 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपके लिए दिए जाते हैं. रैंकिंग आपको इसी अकॉर्डिंग में मिलती है. तो अपना एक नया बैच भी शुरू किया है अनअकैडमी में, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल बेसिस पे, फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर एंड 2 ईयर. ठीक है, और इसी हिसाब से एक NCERT बैचेस भी शुरू किए गए, स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में NCERT का बैच. ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं. प्लस आइकॉनिक 2 प्लान होते हैं, TJLIV कोड यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और अनअकैडमी का प्राइस हाइक हो चुका है. ठीक है, तो अभी जिन लोगों को खरीदना है वो खरीद सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे अनअकैडमी में क्या है टर्की. तो टर्की क्यों रीजनल पावर बनना चाहता है और वो ग्लोबल एक्टर की तरह क्यों निकलना चाहता है. सबसे पहले रीजनल पावर क्या होते हैं वो जानो. ठीक है, तो रीजनल पावर जैसे कि मैं बात करूं आपके लिए, इंडिया. ठीक है, तो इंडिया एक कंट्री है जिसके आजू बाजू 7-8 देश हैं जो वो बिल्कुल आजू बाजू रहते हैं. हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क. हमारे यहाँ पे बिम्स्टेक भी ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कंप्लेंट क्या रहता है कि इंडिया एक बिग ब्रदर स्टेटस का एक सिंबल लेके रहता है. मतलब कि इंडिया में एक सम काइंड ऑफ ईगो पावर है, ईगो पावर. ठीक है, मतलब कि एटीट्यूड है क्या कि ही दैट इंडिया इज ए बिग कंट्री और ये हम सबको पालता है. ये सारे कंट्रीज का एलिगेशन लगाया जाता है, चाहे वो कंट्री नेपाल में हो. अभी KP ओली इंडिया में आए थे. ठीक है, तो KP ओली का भी यही कहना था. चाहे आप भूटान की बात करें, भूटान हमारे रिलेशन पहले अच्छे थे, अभी थोड़े से बिगड़ रहे हैं. और फिर बांग्लादेश है या श्रीलंका है या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी कंट्रीज हैं, म्यांमार से लेके सारे कंट्रीज में हमारे कुछ ना कुछ जो है वो बिग ब्रदर स्टेटस का टाई अप लगा रहता है. तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इंडिया पूरे तरीके से बिल्कुल सही है, नहीं, वी कैन नॉट से कि इंडिया सही है. मगर इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपने एग्रेसिवनेस को दिखाने के लिए कि हमें ऊपर रहना है, बिकॉज इंडिया के भी बड़ा एक डैडी है, और डैडी का नाम क्या है, चाइना. एंड चाइना जो डैडी है वो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को ये सब काम करने पड़ते हैं. और इसी तरीके से अगर टर्की की बात करें तो टर्की को काउंटर करना है
तो टर्की रशिया से काउंटर करना चाहता है और टर्की एक हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे आता है अपना सीरिया। आपने इराक एंड सीरिया, इराक सद्दाम हुसैन, सीरिया, तो आईएसआईएस का अगर आपने नाम सुना हो तो आईएसआईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये बाउंड्री जो है ये पूरी टर्की से शेयर होती है, सीरिया की। और टर्की कहाँ पे है, दिस इज टर्की एंड दिस इज द बाउंड्री जो शेयर करता है सीरिया और टर्की के बीच में, ठीक है। इसमें टेल अबायद, रस अल आयान, कुमीशाल रीजन, कुबानी रीजन, तो ये सारे रीजन जो है यहाँ पे एक सम काइंड ऑफ मिस्चीवियस एक्टिविटीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आपको मैप में और अच्छे से देखना है तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, दिस इज साउथ जो अपने अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, दिस इज अपना ईरान, और यहाँ पे आता है अपना क्या, सीरिया, और यहाँ पे आता है अपना टर्की। अब टर्की का थोड़ा सा हमें हिस्ट्री भी जानना पड़ेगा। तो एक ऑटोमन एम्पायर होता है, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कब था, तो ऑटोमन एम्पायर काफ़ी साल पहले था, ठीक है, काफ़ी साल पहले ऑटोमन एम्पायर था। ड्यूरेशन याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखो कि ऑटोमन एम्पायर वाज द वन जो बहुत ही लार्ज एरिया में एक्सपांडेड था, बहुत ही लार्ज एरिया में। ये जो ऑरेंज है ना, जितना भी आप ये देखोगे ये पूरा ऑटोमन एम्पायर का यहाँ तक रूल था, ठीक है। तो जितना, जैसे ये सऊदी अरेबिया कंट्री है, ओके, बट यहाँ तक ऑटोमन एम्पायर था। मक्का, मदीना, देन इजिप्ट, देन त्रिपोली, त्रिपोली एक कंट्री है, ओके, देन अल्जीरिया, ट्यूनिस, तुनीसिया जो है, ठीक है, देन बुल्गारिया, ओके, देन माल्डोविया, पोलैंड, क्रीमिया, ओके, अजरबैजान, जॉर्जिया, दागिस्तान, अंटोलिया, सीरिया। तो यहाँ तक क्या है अपना एक ऑटोमन एम्पायर का रूल था। बट ये जो रूल है वो क्या हुआ, श्रिंक हो गया, श्रिंक हो गया। तो अभी राइट नाउ जो ऑटोमन एम्पायर हम कह सकते हैं वो यहाँ पे श्रिंक होके रह गया, और वो श्रिंक होके क्या बन गया, वो बन गया एंड में जाके टर्की, ठीक है। तो जब ये ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो एंड में क्या बना था, टर्की बना था। ये हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया। तो दिस इज टर्की एंड टर्की का कैपिटल क्या है अपना, अंकारा है। अब टर्की एक कंट्री है जो यूनिक ज्योग्राफिकल पोजीशन लेके बैठा हुआ है। यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों, क्योंकि आपको इसके ऊपर ब्लैक सी दिखता है, नीचे यहाँ पे अपना मेडिटेरेनियन सी है, और यहीं से एक सिप्रस रीजन है, सिप्रस एक कंट्री है, ओके, ग्रीस है, यूक्रेन है। तो यहाँ से जो अपना रशिया का रास्ता जाता है वो भी यहीं से निकलता है, इराक, और यहाँ पे ईरान, ऑलरेडी टेंशन आपके लिए देखने को मिलेगा। तो थ्रू आउट हिस्ट्री इट हैज एक्टेड बोथ एज ए बैरियर एंड एज ए ब्रिज बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट। तो ये क्या है टर्की, यहाँ से अगर आप बात करेंगे, इस एरिया से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा निकल के आता है अपना क्या, यूरोप, और यहाँ से हमारा एशिया शुरू होता है। क्या शुरू होता है अपना, एशिया शुरू होता है। तो इट इज ए ब्रिज और ए बैरियर, या तो ये मुसीबत बना है या फिर ब्रिज बन के तैयार हुआ है हमेशा, जब अगर हम एशिया और यूरोप के बीच में बात करते हैं, ठीक है। अब और क्या बात करेंगे, तो टर्की सिचुएटेड कहाँ पे है, क्रॉस रोड, क्रॉस रोड मतलब पास होने वाली रोड पे। तो यहाँ पे आपको बाल्कन स्टेट भी मिलेगा, कॉकस रीजन भी मिलेगा, मिडिल ईस्ट रीजन मिलेगा, एंड ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन भी मिलेगा। ईस्ट क्या होगा, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो मेडिटेरेनियन का ईस्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, और यहाँ पे आता है कॉकस रीजन, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पे आता है सिप्रस रीजन और ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ बाल्कन, कॉकस, मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पे ये पूरा क्रॉस रोड पे एक टर्की बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो, थोड़ा हिस्ट्री भी देख लो। टर्की एनाटोलियन प्लेट्यू, ठीक है, देन इसमें आपके माउंटेन्स आते हैं कई सारे, जैसे कि पोंटेक माउंटेन है, कुरे माउंटेन है, ओके, देन ये एनाटोलिया प्लेट्यू। एनाटोलिया प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रिच प्लेट्यू माना जाता है, यहाँ पे आपको काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। देन आता है अपना गुरेमे नेशनल पार्क, ओके, देन मुंजूर नेशनल पार्क, देन नेमरूट नेशनल पार्क, ओके। और इसमें ये बाकी के ये जो ग्रीन ग्रीन है ये अपने नेशनल पार्क्स होते हैं। एक सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट आता है। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट का अपने यहाँ पे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या है, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट भी ऑयल रिच रीजन है, और बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे मिलता है, हमारे ब्लैक सी में मिलता है। और यहाँ से एक जो सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा, और यहाँ से हमारा ये जो जाएंगे तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सी ऑफ मरमरा इज ए कनेक्टिंग लाइन बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, पूरा एक रीजन का हमने देखा, ओके। इसमें और कुछ अभी जानने की बात नहीं। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, दैट इज रिलीजियस एफिलिएशन। तो 2005 का एक डेटा है जिसमें 82%, 82.5% यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, वो हैं सुन्नी। तो सुन्नी और शिया दो पार्ट में अपनी मुस्लिम कम्युनिटी डिवाइडेड है। तो हर एक आप बड़े रिलीजन, छोटे रिलीजन की बात करोगे तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। बुद्धिज्म की बात करेंगे तो हिनयाना महायाना, जैनिज्म की बात करेंगे तो दिगंबर श्वेतांबर,
ऐसे ही आप अगर इनकी बात करेंगे तो ये दो पार्ट में मेजरली डिवाइडेड है, शिया एंड सुन्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15% जो पॉपुलेशन है अपने जो टर्की की वो क्रिएट करती है शिया, और बाकी की पॉपुलेशन क्या है, सुन्नी। तो माइनॉरिटीज कौन हुए, माइनॉरिटीज हुए शिया। ठीक है, और नॉन रिलीजियस बहुत ही कम लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब अपन पॉइंट पे आते हैं कि मुद्दा क्या चल रहा है, क्यों रीजनल पावर बनना चाहता है टर्की। टर्की में एक प्रेसिडेंट है अभी जो लीडर हैं वहां के, उनका नाम है क्या, रसीप तैयब एर्दोगन। क्या नाम है इनका, रसिप तैयब एर्दोगन। ठीक है, रसिप तैयब एर्दोगन। तो कुछ साल पहले से जो टर्की है और उसके जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं रसिप तैयब एर्दोगन, उनको क्या करना है, दे वांट टू एक्सपेंड देमसेल्फ। ठीक है, और एक्सपेंड करके वो क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रीजनल पावर कंट्रीज इन यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, एंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन। तो दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन देयर। अब इसमें दो डेफिनेशंस आती हैं। तो देखो, दो तरीके से पावर कैप्चर किया जाता है, प्लीज रिमेंबर दिस, दो तरीके से पावर को कैप्चर किया जाता है। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है हार्ड पावर। अगर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड कोऑप्ट मतलब शेपिंग द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर पॉलिटिकल बॉडीज थ्रू अपील, अट्रैक्शन या इन्फ्लुएंस, तो ये जो पावर है मतलब थोड़ा अपील करना, रिक्वेस्ट करना, थोड़ा अपने एक्सेप्ट करवाना, अट्रैक्शन करवाना, इन्फ्लुएंस करना, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर वी कैन से मॉडरेट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दे वर हैविंग सॉफ्ट पावर, है ना। तो वो कौन सा रूल अपना रहे थे, वो सॉफ्ट पावर का रूल अपना रहे थे ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हार्ड पावर क्या होता है, मिलिट्री का मीन्स अप्लाई करना, इकोनॉमिक मीन्स अप्लाई करना, जिससे कि जो बिहेवियर है सामने वाली पार्टी का या फिर इंटरेस्ट जो है पॉलिटिकल बॉडीज का, उसको वो देख पाए, मतलब हार्ड पावर। थ्रू हुक एंड क्रूक दे वांट टू अप्लाई, और वो फोर्स अप्लाई करके या फिर वायलेंस को अप्लाई करके एज ए मीन्स हम कह सकते हैं कि वो हार्ड पावर कहलाता है। ठीक है, अब इसी में एक कंट्री आती है, देखो वी हैव टू लर्न दिस। जैसे हम सीरिया पढ़ेंगे अभी, सीरिया के बाद हम ग्रीस के बारे में देखेंगे, ग्रीस के बाद हम कॉकस रीजन देखेंगे। ठीक है, कॉकस रीजन के बाद हम बाकी सारे रीजन्स को भी देखेंगे। ठीक है, नाउ फॉर सेंचुरीज टर्की एंड द ऑटोमन एम्पायर दैट प्रिसीडेड इट हैव रिप्रेस्ड माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हैं सीरिया के वहां पे, वो क्या हुआ, हमेशा सप्रेस करती जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रीजन आता है, उस रीजन का नाम है कुर्दिश रीजन। कुर्दिश रीजन, कुर्दिश रीजन जो है वो सीरिया और टर्की के बीच में एक पूरा रीजन पड़ता है। कुर्दिश में कुर्दिश माइनॉरिटी कम्युनिटी है, क्या है, वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसके ऊपर हमेशा से सप्रेशन किया जाता है, मतलब वी कैन से अत्याचार किया जाता है। और फ्रॉम द अर्मेनियन जीनोसाइड, क्या हुआ था, अर्मेनिया एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, वहां पे एक अर्मेनिया में जीनोसाइड हुआ था। जीनोसाइड मतलब होता है मास किलिंग करना, एक लीडर का माइनॉरिटी कम्युनिटी का मास किलिंग करना, उसको हम बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड हिटलर ने भी किया था। ठीक है, तो फ्रॉम द अर्मेनियन जीनोसाइड टू द मॉडर्न रिप्रेशन ऑफ द कुर्दिश पीपल, 18 मिलियन जो है, जो लोग टर्की में रहते हैं, वो भी इसी चीज को फेस कर रहे हैं। एंड इट वाज द फियर ऑफ माइनॉरिटीज जो कि लेड किया है टर्की टू इन्वेड एंड ऑक्यूपाई नदर्न सीरिया इन 2019। अब व्हाई दे वांट टू इन्वेड सीरिया, क्यों वो चाहते हैं सीरिया को इन्वेड करना, वो भी देखना पड़ेगा। तो टर्की हमेशा क्लेम करता है कि जो ऑपरेशंस जो लॉन्च किए गए थे टू द थ्रेट ऑफ सीरियन रिबेल्स, सीरियन रिबेल मतलब कौन हुआ, सीरिया के दुश्मन, इन द रीजन, एंड टू सेटल 3.6 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज। तो देखो सीरिया में क्राइसिस हुआ था, आईएसआईएस ने, है ना, कब्जा कर लिया था कई कई सारे एरिया में, सीरिया ने किया था, आईएसआईएस ने किया था सीरिया का। तो वहां के लोग क्या हुआ, इधर उधर हो गए, तो कई सारे लोग कहाँ, टर्की में आके सेटल हो गए, बट वो माइनॉरिटी थे, तो टर्की ने उनके ऊपर एट्रोसिटीज किए। लिविंग इन टर्की उनको क्या बोला गया, सेफ जोन में उनको रखा गया, बट डीप डाउन वी नो कि वो सेफ जोन में नहीं थे। एंड टर्की जो है वो एक फियरफुल तरीके से अपना जो कब्जा है उसको क्लियर कर रहे हैं, और जो कुर्दिश पीपल प्रोटेक्शन यूनिट है वो इस चीज में अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर रहा है, मतलब अगेंस्ट टर्की। तो इसमें क्या हुआ, 2019 में टर्की ने लॉन्च किया ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। क्या लॉन्च किया, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। ऑक्यूपाई किया कौन सा एरिया, नदन सीरिया। तो जो अभी हमने मैप दिखा था ना, उसमें नदन सीरिया जो था, ऑपरेशन पीस स्प्रिंग में उसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया। ओरिजिनली जो ऑपरेशन था वो कंडक्ट किया था यूनिटी विद द सीरियन नेशनल आर्मी। मतलब क्यों किया गया था कि वो जो कुर्दिश है वो अपना एक ज्यादा हक ना जपा पाए, इसलिए सीरियन नेशनल आर्मी के साथ टर्किश आर्मी ने ये पूरा एक एरिया में ऑपरेशन पीस स्प्रिंग शुरू किया। बट टर्की ने क्या किया, इस एरिया को ऑक्यूपाई करने का कोशिश किया थ्रू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, और इससे टर्की और सीरिया के टाइप्स जो है वो खराब हो गए और कैजुअलिटी शुरू हो गया। काम क्या था, कुर्दिश पीपल को वहां से हटाना, बट सीरियन नेशनल आर्मी और टर्की के बीच में क्लैश हो गया। एंड टर्की ने फिर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, स्प्रिंग शील्ड,
टू rebuff द सीरियन ऑफेंसिव एंड ड्राइव फर्दर इनटू सीरिया। तो वो कब्जा करता ही चला गया कहाँ पे, सीरिया में। और आड़ किसके लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी का एट्रोसिटीज। एंड टर्की रिफ्लेक्सिल इज मसल्ड इन सीरिया हैज एथनिक एंड इकोनॉमिक मोटिवेशन। तो व्हाट दे वांट, दे हैव एथनिक मतलब कि वो जो माइनॉरिटीज का एट्रोसिटीज एंड इकोनॉमिक मोटिवेशंस, बट अल्टीमेटली व्हाट दे वांट टू एक्सपांड। टर्की क्या चाहता है, अब वो अपना एक्सपांशन चाहता है और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। तो जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो यही है। एंड इट हैज ग्रोन और इट हैज शोन इट एज ए पावर दैट इज रेडी, विलिंग एंड एबल टू फोर्स इन ऑर्डर टू इम्पोज इटसेल्फ इनटू ए रीजनल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, अब आगे आता है एक मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन रीजन क्या कहलाता है, तो देखो ये तो था अपना सीरिया वाला पार्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेरेनियन। तो मेडिटेरेनियन क्या है, एक सी है। मेडिटेरेनियन सी में काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल से लेके गैस से लेके और ऑयल, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और मेडिटेरेनियन रीजन के नीचे तरफ क्या आता है, अपना अफ्रीका आता है, और ऊपर तरफ क्या आता है, यूरोप आता है। अपने ईस्टर्न साइड में टर्की आता है, ईस्टर्न साइड में टर्की आता है, और वेस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन आता है। तो मेडिटेरेनियन सीरियन का पूरा एक मैप है। नाउ टर्किश एक्सपेंशन इनटू द मेडिटेरेनियन बिगिन कब हुआ, 1974 में, विद द इन्वेशन ऑफ नदर्न सिप्रस। तो सिप्रस रीजन है, सिप्रस क्या है, कंट्री है, सिप्रस इज ए कंट्री, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रिपब्लिकन ऑफ नदर्न सिप्रस। तो व्हाट दे हैड डन, उन्होंने फोर्स के थ्रू सिप्रस रीजन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। एंड ए कंट्री ओनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय टर्की। ठीक है, और क्या बनाया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न सिप्रस, ये उन्होंने नाम रख दिया। और उसको सिर्फ कौन रिकॉग्नाइज करता है, टर्की रिकॉग्नाइज करता है। इससे हुआ क्या, जो टर्की है उनका क्लेम जो है मेडिटेरेनियन सी में वो बढ़ गया, और नदर्न सिप्रस रीजन दैट इज हैविंग ए रिसोर्स। देखो सारी लड़ाइयां क्या होती हैं, सारी लड़ाई होती है रिसोर्सेज के लिए। इन द कन्फ्लिक्ट ऑल्सो क्रिएटेड ए फर्दर टेंशन बिटवीन टर्की एंड हिस्टोरिक राइवल्स। उन लोगों के बीच में क्रिएट हो गई क्या, भसड़। एंड ग्रीस द प्राइमरी बैकअप ऑफ द सिप्रस रीजन एंड ए की कल्चरल पार्टनर। तो ग्रीस एंड टर्की के बीच में टसल शुरू हो गया। तो यहाँ पे दूसरी कंट्री आई, कौन सी आई, ग्रीस एंड टर्की। पहली कौन सी कंट्री थी अपनी, जो हमने देखा, सीरिया एंड टर्की। ओके, अब यहाँ पे सिप्रस, सीरिया, ग्रीस, मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव डन, तो टर्की ने जो है मेडिटेरेनियन सी पे एक रिसोर्स एक्विजिशन किया, जिससे फिश एंड ऑयल जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वो शुरू कर पाए। और जो स्पेशल इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये क्या होता है, सी में होता है। जब अपनी नदी होती है तो उसके 12 नॉटिकल माइल के बाद जो रीजन शुरू होता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे अगर आपको एक्सप्लॉयटेशन करना है रिसोर्सेज का, तो जिस देश के अंदर ये EEZ जोन आता है उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो नवंबर 2019 में अंकारा, मतलब कि टर्की, टर्की इज द कैपिटल, इन्होंने एक डील साइन किया किसके साथ, अब यहाँ पे एक और कंट्री आती है, वो है लिबिया। लिबिया कहाँ पे कंट्री है, अफ्रीका के नदन पार्ट में। डील क्या था कि दैट टर्की said created an exclusive economic zone from the Turkish southern coast to Libya's northeast coast। ठीक है, अब इजिप्ट एक और कंट्री आती है। तो देखो मैं आपको रीजनल पावर बता रहा हूं कि किस तरीके से टर्की हर जगह पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंसेस कर रहा है। इजिप्ट, दे हैव ऑब्जेक्टिव इलीगल डील जो ग्रीस ने साइन किया था, एंड ग्रीस उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब फेल्ड टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ द ग्रीस आइलैंड ऑफ क्रेटे एंड मिडवे बिटवीन द टू कंट्रीज। 2020 में टर्की ने डिस्पैच की शिप्स क्या करने के लिए, सिस्मिक सर्वे करने के लिए, मतलब अर्थक्वेक आता है, कैसे आता है, इन सबको वो करने के लिए किया। बट उनका प्लान क्या था, प्लान था ड्रिल करना उस रीजन में, एंड डिस्पाइट वोकल अपोजिशन फ्रॉम ग्रीक, इजिप्ट एंड अदर अलाइज। ओके, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज टर्की इज डूइंग नाउअडेज। तो इन रेस्पॉन्स टू दिस एग्रीमेंट ग्रीस, अब ये दोनों देखो, जहां पे दो दुश्मन होते हैं एक ही पार्टी के, तो वो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ, ग्रीस एंड इजिप्ट मेड ए राइवल एग्रीमेंट to nullify Turkey's own maritime agreement and challenge Turkey's growing regional imbalances। तो जो रीजनल इम्बैलेंस एम्बिशंस जो हैं टर्की के, उसको कम करने के लिए ग्रीस और इजिप्ट अब क्या साथ में आ गए। ठीक है, अब अपना एक और पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, वो है नदर्न अफ्रीका। तो हाउ टर्की इज बिहेविंग इन द नदर्न अफ्रीका। तो टर्की के हिसाब से इट्स एफर्ट एट एक्सपांशन इन द मेडिटेरेनियन आर टाइड टू इट्स इंटरवेंशन इन द लिबियन सिविल वॉर। ठीक है, इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है टर्की एंड लिबिया के बीच में, जो UN बैक्ड है, बट मिलिट्री वीकन्स है वहां पे, और गवर्नमेंट बेस्ड इन त्रिपोली। त्रिपोली भी एक कंट्री है अफ्रीका में, ठीक है, नदर्न अफ्रीका में। तो ये सारे क्या है, सिविल वॉर क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, एंड टर्की जो है उनको वो बैक कर रहा है। एंड टर्की हैज टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन इन लिबिया टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द नदर्न अफ्रीका, establishing a foothold with
त्रिपोली गवर्नमेंट। तो यहाँ मेडिटेरेनियन का भी सपोर्ट हो रहा है और मेडिटेरेनियन रीजन में सीरिया, लिबिया, टर्की, इस्लामिक लीनिंग, ये सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसी में एक और रीजन आता है, वो है कॉकस रीजन। कॉकस रीजन कहाँ पे आता है? सेंट्रल एशिया में। तो कॉकस इज ए रीजन बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, जो अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड रशिया के एरिया में आता है। टर्की अल्टीमेटली रशिया, ठीक है, तो रशिया उसकी हेजेमनी को काउंटर करता है। टर्की की जो हेजेमनी है उसको काउंटर कौन करता है? रशिया करता है। तो टर्की इज द प्राइमरी इंटरनेशनल सपोर्टर ऑफ अजरबैजान एंड अजरबैजान इन्वेडेड अर्मेनिया। तो ये जो अजरबैजान, नकोर्ना काराबाग रीजन, क्या है? नकोर्ना काराबाग, नकोर्ना काराबाग रीजन, ये क्या है? अर्मेनिया अजरबैजान में जब लड़ाई हुई तो एक तरफ किसने सपोर्ट किया? टर्की ने तरफ सपोर्ट किया अजरबैजान को, और अर्मेनिया को सपोर्ट किसने किया? रशिया ने किया। तो टर्की वॉज क्विक टू सपोर्ट बिहाइंड अजरबैजान। तो अजरबैजान को कौन सपोर्ट कर रहा है? टर्की कर रहा है। और अर्मेनिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? वो कर रहा है रशिया। तो AR, याद रखो, AR मतलब आर से क्या आ रहा है? रशिया, ठीक है। तो ये क्या है? एक जहां लड़ाइयां हो रही हैं, तो टर्की एक तरफ, रशिया एक तरफ, कॉकस रीजन में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉकस रीजन। और कॉकस रीजन कहां पे आता है? बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, ओके। तो नॉट ओनली देयर स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन अजरबैजान एंड टर्की, बट द कन्फ्लिक्ट ऑल्सो गिव टर्की अनदर अपॉर्चुनिटी टू कॉम्बैट रशियन इन्फ्लुएंस, रशिया बीइंग एन स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ अर्मेनिया। तो ये एक पूरा इशू चल रहा है वहां पे, और एट द एंड ये जो इशू था अभी सॉल्व हुआ है, बट वहां पे भी मिलिट्री जो डिफिकल्टीज हैं, दिस डिफिकल्टीज आर गोइंग ऑन इन द कॉकस रीजन, ओके। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स आते हैं, तो वी हैव टू लर्न हाउ टर्की इज गोइंग टू क्रिएट और हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो देखो, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, वन पार्टी रूल है अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अतातुर्क, ठीक है। तो ये है मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल की ये क्या है? रूलिंग चल रही है। एंड उनके जो सक्सेसर रहे इस्मेत इनोयू, तो इन्होंने क्या है? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वहां पे 1950 में शुरू की। बट जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो क्या है? foremost remained in force since that date, and although it has been interrupted by the brief period of the military government। तो क्या हुआ? जैसे पाकिस्तान में हाल हुआ, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है, बट मिलिट्री इंटरवेंशन उसमें सब कुछ काम खराब कर दिया। एंड द सिविलियन रूल क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया। और आफ्टर ईच मिलिट्री इंटरल्यूड, ये जो है ड्यूरेशन है, पावर वॉज रिटर्न टू द सिविलियन हैंड्स अंडर द रिवाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो पावर मिलिट्री और सिविलियन के हाथ में जा रहा है। और वुमेन को वोटिंग राइट कब मिले हैं? 1930 में, बट वुमेन वेयर द फर्स्ट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट इन 1935, एंड वुमेन फर्स्ट हेल्ड द प्राइम मिनिस्टरशिप इन 1990s, एंड वुमेन्स आर फाउंड इन मेडिसिन, साइंस एंड आर्ट। तो मैंने आपको हर एक सेक्टर कवर किया आपके लिए टर्की का, ठीक है। अब इसी में रेसेप तैयप एर्दोगन है, जो अभी प्रेसिडेंट है वहां के करंट में। वो किस तरीके से पावर में आए? तो 1954 में ही बॉर्न, देन मेयर बने वो इस्तांबुल के। 1999 में ही वेंट टू जेल। 2003 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे, और बाकी इसके बाद ये विक्ट्रीज जनरल इलेक्शन में करते गए, और 2014 से ये क्या बने? ये बने प्रेसिडेंट। और 2016 में ये ही फेल्ड मिलिट्री कोप अटेम्प्ट अगेंस्ट हिम, मतलब जो मिलिट्री है वो पावर लेना चाह रही थी बट वो नहीं ले पाई। और 2017 में एक रिफरेंडम कराया गया जिसमें 2029 तक ही गॉट द पावर। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने रशिया के बारे में पढ़ा था, रशियन प्रोटेस्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा? टर्की के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो टर्की और रशिया, यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो स्टेप्स होते हैं, ये देखो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा घाटा है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? वन मेंबर का रूल और एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस होना इतनी बड़ी सत्ता के ऊपर। तो रेसेप तैयप एर्दोगन का यही हुआ। 2019 तक उन्होंने एक रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम ऑल्दो मजाक ही होगा, ठीक है। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर 10-10 साल का रूल करती जाए, ठीक है। तो 2029 तक का उनको रूल मिल चुका है अभी टर्की में, और वो अब क्या करना चाहते हैं? ग्लोबल जो मोटिवेशन है उसको पूरा करते हैं। अबाउट इंडिया टर्की, तो इंडिया टर्की का ग्लोबल इश्यूज क्या है? तो टर्की ने क्या किया? एस्टेब्लिश किया अनक्रिटिकल एम्बेरेस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन अनचेंजिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द हु डोमिनेटेड अंकारा, द सेक्युलर आर्मी और द करंट इस्लामिक लीडरशिप। ग्लोबल इशू में इंडिया वॉज नॉन अलाइंड एंड द टर्की मेंबर ऑफ द वेस्टर्न कोल्ड वॉर अलायंस। तो किसके तरफ था टर्की? वेस्टर्न कोल्ड वॉर की तरफ था। एंड टर्की किसको सपोर्ट करता है? पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और टर्की क्या है? एक रीजनल मिलिट्री ब्लॉक भी है, और बगदाद पैक्ट भी साइन किया हुआ है। तो वहां पे क्या है? ग्रेट ब्रिटेन stitched together in the early 1950s with टर्की, इराक, ईरान एंड पाकिस्तान। तो ये बगदाद पैक्ट साइन हुआ था। तो ये सारे इश्यूज क्या है? टर्की टिल्टेड टू पाकिस्तान ऑन कश्मीर क्वेश्चंस, एंड इंडिया मूव क्लोजर टू निकोसिया इन टर्कीज डिस्प्यूट विद सिप्रस।
तो ये जब इंडिया के तरफ गया, इंडिया के अगेंस्ट गया टर्की, ठीक है, वो पाकिस्तान की हेल्प किया, तो इंडिया क्या किया, इंडिया ने जो सिप्रस का इशू है वो उठाया, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमें भी तो हेजेमनी को क्रिएट करना है ना, हमें भी तो रीजनल बैलेंसेस क्रिएट करना है। अब थोड़ा सा बैक हिस्ट्री जाएंगे तो लास्ट में देखो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है टर्की की वो 1951 में है, अंडरलाइनिंग इंडियाज होप फॉर बिल्डिंग ए लास्टिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा, एंड इट वाज नॉट दैट देयर वाज नो मेजर इंडियन एफर्ट्स आफ्टर नेहरू, ऐसा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, सब लोगों ने, राजीव गांधी, सब लोगों ने अपने एफर्ट्स डाले। एंड व्हाट इज टर्कीज व्यूज ऑन इंडिया, तो अगर हम डी एस्केलेट कर दें, मतलब अगर हम कश्मीर वायलेंस की बात नहीं करते हैं एर्डोगन के साथ, तो हमारा जो इंडिया का रिलेशन है वो अच्छे आगे जा सकता है और लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट खत्म हो सकते हैं। ही ऑल्सो अफर्म दैट टर्की वुड लाइक टू सी बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एंड एर्डोगन making it clear that he would not dilute Turkey's friendship with Pakistan in order to build new partnership with India. तो they want India support, ठीक है। और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, ऑब्वियसली इंडिया क्या है, हमेशा क्या है, वो एग्रेसिव रहता है। इंडिया वांट्स कि डी एस्केलेशन हो, कश्मीर के ऊपर बात ना हो, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, है ना। और पोटेंशियल एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है कि हम टेररिज्म को मना करते हैं, है ना, और इकोनॉमिक ट्रेड को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट और व्हाट मोदी वांट, Turkey is an important regional player that must be factored into India's current recalibration of Middle East policy, ठीक है। तो this we want, and what is the go ahead, तो पहला है कि डिप्लोमेसी इज अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स इनटू अलाइज, जो फ्रेंड है उनको अलाइज बनाए, और जो न्यूट्रल है मतलब दोनों तरफ कहीं पे भी नहीं है तो उनको फ्रेंड बनाया जाए, और जो एडवर्सरीज जो दिक्कत करते हैं उनको न्यूट्रल किया जाए। ये हमारी पॉलिसी है। क्या है, हमारे जो दोस्त हैं उनकी दोस्ती आगे बढ़ा के उनके साथ अलाइन करें हम, ठीक है, उनके साथ आगे बात बढ़ाएं। जो न्यूट्रल हैं, जहां वो इस तरफ है ना वो उस तरफ है, तो उनको हम क्या बनाएं, उनको हम दोस्त बनाएं, और जो दिक्कत करते हैं उनको हम न्यूट्रल करें। ये हमारी पॉलिसी है। सेकंड पॉलिसी क्या है कि पॉलिटिकल विल एंड क्लेवर डिप्लोमेसी, वो क्या कर सकती है, पर्सपेक्टिव जो है दूसरे नेशंस के वाइटल इश्यूज टू इंडिया, उसको तरफ हमें गेन करवाना है। और थर्ड इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज इवॉल्व सो विल देयर पोजिशन ओवर टाइम। तो दिस शुड बी द कंक्लूजन। और कंक्लूजन एंड में ये भी होना चाहिए कि फेल्ड जब हुआ तो ओनली एर्डोगन रिजॉल्व एंड मेड हिम बोल्डर ऑफ द इंटरनेशनल स्टेजेस, एंड विद द क्लियर विलिंगनेस and desire to act combined with the military and economic capacity exert influence abroad, coming decade will surely see Turkey exercise growing influence as a regional power. तो time will come जब Turkey will going to have a regional power influence. So thank you so much for listening this topic. अगर टॉपिक अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, जितने कमेंट करोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उतने ही अच्छे आप लोगों को ये रीजनल इन्फ्लुएंस के जितने भी वीडियोस रहते हैं वो सब आपके लिए लेके आऊँगा। At the end, TJLIV is my code. You can have a 10% discount. And Tarkeshwar Jain PSIR is my Telegram channel. Please like, share and subscribe. खूब like, खूब share करना है अपन को, ठीक है। So bye bye.